हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले सी एंटर का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का ओवरव्यू की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे स्टार्टिंग, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसका नेक्स्ट है फिर नीड फॉर कन्वर्जन टू अ ग्लोबल स्टैंडर्ड। देन है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसे कहते हैं IFRS कहते हैं, वो कन्वर्जन टू IRFS IFRS करेंगे इन इंडिया। उसके बाद पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का AS पढ़ेंगे, और कर्व आउट एंड कर्व इन पढ़ेंगे हम। रोड मैप ऑफ इंडिया AS इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, जिसे कहते हैं गैप के नाम से जानते हैं। टू refers to a common set of अकाउंटिंग प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर होता है बिजनेस रिपोर्टिंग का एंटिटी का, और प्रिपेयर करते हैं एंड प्रेजेंट करते हैं इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। गैप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑथोरिटी standard and the commonly accepted ways of recording and reporting accounting information that at international level such authority स्टैंडर्ड आर नोन एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसे कहते हैं IFRS बोलते हैं। एट मैनी प्लेसेस एंड इन इंडिया वी हैव ऑथराइज्ड स्टैंडर्ड नेम एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, जिसे इंडिया AS कहते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो इशूड करती है गवर्नमेंट, सपोर्ट बाय अदर रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जिसे MCA कहते हैं, और इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर कॉर्पोरेट इन कंसल्टेंसी विद नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जिसे NFRA बोलते, कवरिंग द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जैसे कि रिकॉग्नाइजेशन, मेजरमेंट, द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड reduce the accounting alternative in the preparation of financial statement within the bonds of rationality, thereby ensuring comparability of financial statement of different enterprises। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस में डील करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट कहते हैं इवेंट एंड ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और मेजरमेंट के लिए ट्रांजैक्शन एंड इवेंट को मेजरमेंट करने में हेल्प करता है। और presentation of this statement and event in the financial statement in the manner that is meaningful and understandable to the reader। and the disclosure के बारे में बात करें, disclosure to these transactions and events to enable the public at large and the stakeholders and the potential investor in particular to get an insight into what this financial statement are trying to reflect, and thereby facilitate them to take prudent and informed business decisions। फर्स्ट अगर हम पूरे शॉर्ट्स में बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस में डील करते हैं, तो पहले तो होता है हमारा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। फर्स्ट रिपीट करेंगे मेरे साथ, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इवेंट एंड ट्रांजैक्शंस। सेकंड करेंगे मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। थर्ड है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। फोर्थ हमारा डिस्क्लोजर और रिक्वायरमेंट। इसे रिपीट करेंगे हम साथ में ही, मतलब कि याद करते हुए चलेंगे ताकि हमें आगे जाके कोई ज़्यादा याद ना करना पड़े। फर्स्ट हमारा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इवेंट एंड ट्रांजैक्शन, सेकंड मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, थर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, फोर्थ इज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट है हमारा बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिड्यूस और एलिमिनेट और टू अ रीजनेबल extent and confusing variation in the accounting treatment and presentation of economic event while preparing financial statement। accounting policies intended to reflect the consensus of accounting policies को to be used in different identities areas, जैसे कि हमारा रहता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जो हमने फाउंडेशन में पढ़ा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट, डेप्रिसिएशन भी एंड एमोर्टाइजेशन, हमने ये सारा फाउंडेशन में पढ़ के आ चुके हैं। और इन अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों में, हमेशा डिस्क्लोजर द अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट रेफर्स AS1 के अंदर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज गिवन इन अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स
एंड एग्जाम्पल से बात करते हैं, एन एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोजर विच ऑफ द परमिटेड कॉस्ट फॉर्मूला होता है, फीफो होता है, वेटेड एवरेज एंड सिंपल एवरेज है एक्सेट्रा, या फिर इतना हम सारे जितना हम फाउंडेशन के अंदर पढ़ के आज को इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करने वैल्यूएशन के लिए, बाकी वो सब बात करेगी हम। Requirement for additional disclosure, there are certain areas where information is not statutorily 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 request to be disclosed. However, accounting standard may call for appropriation disclosure of accounting policies followed and other requirement information in the financial statement, which would be helpful for readers to understand the treatment done for various items in the financial statement. और हम थर्ड की बात करते हैं कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो होता है हमारा एडिशन, improving credibility of accounting data, standardization of accounting procedure improves comparability of financial statement, both enterprises and inter-enterprise हम दोनों इसके अंदर कंसिडर्ड होते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, वेदर और नॉट टू इन्वेस्ट और वेदर और नॉट टू बी लैंड एंड सो ऑन। बेनिफिट्स की बात करते हैं तो पहला आता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सेकंड आता है हमारे रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर, थर्ड आता है हमारा कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर से मेरे साथ रिपीट करेंगे। फर्स्ट है हमारे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सेकंड रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर, थर्ड इज कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम बात करते हैं स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस के बारे में। हमारा जैसे ICAI कहते हैं, जैसे दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बीइंग अ प्रीमियर अकाउंटिंग बॉडी द कंट्री, अकाउंटिंग बॉडी है हमारी पूरी कंट्री का, टू कंपोनेंट्स है द लीडरशिप रोल बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसे ASB इन जो लागू होता है हमारा 1977 में। जी ICAI हैज टेकन सिग्निफिकेंट initiatives for the issuance of accounting standard to enclose that the standard setting process is fully consultative and transparent. The ASB considered the international accounting standard, जिसे IAS कहते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को IFRS कहते हैं, जिसे वाइल फ्रेमिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसे AS कहते हैं इन इंडिया का, एंड ट्रीट इन integrate them in the light of applicable law, customs, usage and business environment in the country. The composition of ASB includes representatives of industries, association of industry, namely एसोसिएम कहते हैं और CII कहते हैं, FICCI कहते हैं, रेगुलेट्स हैं हमारे एकेडमिशियंस के, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसमें एक्सेट्रा, ये सारे हमारे। और ASB बॉडी हमारा कॉन्स्टिट्यूट का काउंसिल ऑफ ICAI है हमारा। It ASB independent in the formulation of accounting standard. NFRA recommend this standard to the MCA. MCA has to spell out the accounting standard applicable for companies in India. स्टेप की बात करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड एरिया बाय ASB फॉर फॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेकंड स्टेप है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप, जिसके अंदर ये कंस्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप्स बाय ASB टू कंसिडर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आते हैं हमारे, और एंड प्रिपेयर करते हैं प्राइमरी ड्राफ्ट बनाते हैं इसमें अंदर proposed accounting standard. The draft normally includes objectives and scope of the standard, definitions of the term used in the standard, recognition and measurement करते हैं principles को, where applicable and presentation and disclosure requirement, consideration of the preliminary damages draft by the study group of ASB and revision करते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट एंड इट्स सर्कुलेशन। फोर्थ स्टेप है हमारा ascertainment of views of different bodies on draft। फिफ्थ हमारा फाइनलाइजेशन ऑफ एक्सप्लोजर ड्राफ्ट, जिसे कि EDB कहते हैं। और हमारा सिक्स्थ है कमेंट्स रिसीव्ड ऑन एक्सप्लोज ड्राफ्ट, और हमारा सेवंथ है मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट। एट्थ हमारा इश्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसे AS कहते हैं।
और हम इसके पूरे प्रोसेस की बात करते हैं शॉर्ट में। फर्स्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया, में आइडेंटिफाई करना है एरिया का, और सेकंड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप, थर्ड है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट एंड सर्कुलेशन बनाना है हमें, फिर फोर्थ है हमारा एसेटलमेंट ऑफ व्यूज ऑफ डिफरेंट बॉडीज ऑन ड्राफ्ट, फाइनलाइजेशन ऑफ एक्सप्लोजर है हमारा ड्राफ्ट का, कमेंट रिसीव्ड ऑन एक्सप्लोजर ड्राफ्ट का जिसे हम ईडी कहते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट, और लास्ट है हमारा इश्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसे एएस कहते हैं। अब बात करते हैं कितने तरह के हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। फर्स्ट हम इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज सो फार हैज इशूड 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर रखे हैं हमारे आईसीएआई वालों ने। बाकी AS6 हमारा ऑन डेप्रिसिएशन अकाउंट है, AS6 के अंदर हैज ड्रॉन ऑन रिवीजन, AS10 में हमारा प्रॉपर्टी है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, AS8 के अंदर हमारा अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, रिटर्न डाउन sorry with withdrawn consequent of the issuance of accounting standard में 26 में intangible assets है। Thus effectively there are 27 accounting standards are at present the accounting standard issued by the accounting standard board ASB उन्होंने मतलब कि ICAI वालों ने इशू कर रखा है, जो हमारे 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है प्रेजेंट पूरे में वो हैंडल करता है, which have the complied by the business entities so that the financial statement are prepared in accordance with the gap मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, सीधे देखिए जनरल ये रहा हमारा गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज सॉरी प्रिंसिपल्स गैप के बारे में। बाकी हम एमसीए वाइड एंड नोटिफिकेशन डेट है हमारा 30 मार्च 2016 के अनाउंसमेंट कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अमेंडमेंट रूल है 2016 का। दिस रूल्स वर superseded by the company's accounting standard rule 2021 which were notified by the MCA ने notified कर रखा on 23rd June 21 various AS2 AS4 AS10 AS13 AS14 AS21 AS29 have been revised to make them in the line corresponding India AS to extent policies possible। बाकी हम इसके द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिस्पेक्टिव डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी की बात हम करते हैं, टाइटल के बारे में। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज की अगर डेट की बात करते हैं तो वो है 1 अप्रैल 1993 का, और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का रिवाइज का है हमारा 1 अप्रैल 1999 का। कैश फ्लो स्टेटमेंट है 1 अप्रैल 2001 का। कंटिजेंट एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है हमारा 1 अप्रैल 1998 का। नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड है पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी से 1 अप्रैल 1996 का। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है हमारा 1 अप्रैल 2002 का। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन 1 अप्रैल 1993 का। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है हमारा 1 अप्रैल 2016 का। द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स है, रेट की डेट है, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी हमारी 1 अप्रैल 2004 की। और अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट गारंटी की डेट है हमारी 1 अप्रैल 1994 की। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट की डेट है 1 अप्रैल 1995 की। अकाउंटिंग फॉर अमेलगेमेशन की ये डेट 1 अप्रैल 1995 की। एम्प्लॉय बेनिफिट की डेट है, एप्लीकेबिलिटी की डेट है 1 अप्रैल 2006 की। बोरोइंग कॉस्ट है 1 अप्रैल 2000 की। और सेगमेंट रिपोर्टिंग है 1 अप्रैल 2001 की। रिलेटिंग पार्टी डिस्क्लोजर है 1 अप्रैल की 2001 की। लीज का है हमारी डेट 1 अप्रैल 2001 की। अर्निंग पर शेयर की डेट एप्लीकेबिलिटी डेट है हमारी 1/4/2021 की, 1 अप्रैल 2001 की। और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट है 1 अप्रैल 2001 की। और अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम की है 1 अप्रैल 2006 की। और 23 की बात करते हैं तो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एप्लीकेबिलिटी डेट है 1 अप्रैल 22 की। और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की डेट है 1 अप्रैल 2024 की। इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एप्लीकेबिलिटी डेट है 1 अप्रैल 2022 की। इंटेंजिबल एसेट की 1 अप्रैल
2003 की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर की डेट है। एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल 2022 की। और इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स की डेट है 1 अप्रैल 2008 की। प्रोविजन कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट्स डेट है 1 अप्रैल 2004 की। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एएस नंबर 1 के अंदर है हमारा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, उसकी एप्लीकेबिलिटी डेट है 1 अप्रैल 1993। उस एएस नंबर 2 के अंदर है हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, उसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो उसकी डेट है 1 अप्रैल 1999 की। और थर्ड एएस 3 के अंदर बात करते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, उसकी डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 2001 है। और एएस नंबर 4 के अंदर बात करते हैं तो उसके अंदर आते हैं हमारा कंटिजेंसी एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट रिवाइज्ड। ये हमारा आता है डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी हमारी इसकी है 1 अप्रैल 1998। और नेट प्रॉफिट एएस नंबर 5 के अंदर नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज की अगर इसकी डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1996 की है। और एएस 7 की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है 1 अप्रैल 2022 की। और एएस नंबर 9 की बात करते हैं तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन है 1 अप्रैल 1993 की। और एएस नंबर 10 की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट आता है एएस नंबर 10 के अंदर, उसकी एप्लीकेबिलिटी डेट है 1 अप्रैल 2016 की। और एएस नंबर 11 की बात करते हैं द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट की है एप्लीकेबिलिटी डेट 1 अप्रैल 2004 की। और एएस नंबर 12 की बात करते हैं तो अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स की है एप्लीकेबिलिटी डेट 1 अप्रैल 1994। एएस नंबर 13 की बात करते हैं तो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट है 1 अप्रैल 1995 की। और अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन की बात करते हैं तो दोनों की डेट सेम है 1 अप्रैल 1995 की। 13 एएस नंबर 14 की एप्लीकेबिलिटी डेट सेम है। और 15 की बात करते हैं एएस नंबर 15 की एम्प्लॉय बेनिफिट की डेट है 1 अप्रैल 2006 की। और एएस नंबर 16 की बात करते हैं तो बोरिंग कॉस्ट है, उसकी एप्लीकेबिलिटी की डेट की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 2000। उस एएस नंबर 17 की बात करते हैं तो सेगमेंट रिपोर्टिंग है, उसकी एप्लीकेबिलिटी की डेट है 1 अप्रैल 2001 की। एएस नंबर 18 की बात करते हैं रिलेटिव पार्टी डिस्क्लोजर है, उसकी डेट है 1 अप्रैल 2001 की। लीज की बात करते हैं, लीज आता है हमारे एएस नंबर 19 के अंदर, इसकी हमारी डेट है 1 अप्रैल 2001 की। और एएस नंबर 20 में आता है अर्निंग पर शेयर्स की डेट है 1 अप्रैल 2001 की। एएस नंबर 21 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबिलिटी डेट है 1 अप्रैल 2001 की। एएस नंबर 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम की है 1 अप्रैल 2006 की। एएस नंबर 23 आप डेट देखते रहना, मैं एएस बताते जा रहा हूँ आपको। एएस नंबर 23 है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एएस नंबर 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। एएस नंबर 25 है इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एएस नंबर 26 है intangible asset। AS number 27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। AS नंबर 28 है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। AS नंबर 29 है प्रोविजंस कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स। बाकी प्रेजेंट में वही सेम जो हमने करा है। और हम इसके अंदर पहले चैप्टर नंबर 4 में प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ेंगे। एएस नंबर 1 पढ़ेंगे डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। एएस नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। एएस नंबर 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। एएस नंबर 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर पढ़ेंगे। और एएस नंबर 20 के अंदर अर्निंग पर शेयर। एएस नंबर 24 के अंदर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। एएस नंबर 25 के अंदर इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एसेट्स। चैप्टर 5 की बात करते हैं तो एसेट्स बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। एस नंबर 2 है हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। एस नंबर 10 है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एस नंबर 13 है हमारा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। एस नंबर 16 है बोरोइंग कॉस्ट। एस 19 है हमारे लीसेस। एएस नंबर 26 में इंटेंजिबल एसेट। एएस नंबर 28 में इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। और चैप्टर नंबर 6 के अंदर लायबिलिटी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ेंगे एएस 15 एम्प्लॉय बेनिफिट। एएस नंबर 29 प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स। चैप्टर नंबर 7 के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन आइटम्स इम्पैक्टिंग
इम्पैक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एस फोर पढ़ेंगे हम कंटिजेंसी एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, और एस नंबर 5 के अंदर नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड items and changes in accounting policies। yes नंबर 11 के अंदर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। yes नंबर 22 के अंदर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। चैप्टर नंबर 8 के अंदर रिवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पढ़ेंगे अंदर हम AS7 AS9। AS7 है हमारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, AS9 है हमारा रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। चैप्टर नंबर 9 के अंदर अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ेंगे हम एस नंबर 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। एस नंबर 14 के अंदर पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर अमलगीमेशन। और चैप्टर नंबर 10 का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे एस नंबर 21 जो कहता है हमारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सिंगल सब्सिडरी से एक्सक्लूडिंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग acquisition of interest in subsidiary at different dates, close holding, disposal of a subsidiary and foreign subsidiaries। एस नंबर 33 के अंदर चैप्टर नंबर 10 एस नंबर 23 के अंदर अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एस नंबर 27 के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। और स्टेटस की बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, इट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन डेट द एएस के अंदर ऑलरेडी मेंशन है ये सब एएसबी ने बनाया हमारा ऑफ द आईसीएआई the institution not being an legislative body and can enforce compliance with its standard only by its members. Also, the standard cannot be override laws and local regulation. Yes, accounting standards are neither less more made mandatory from the date specified in respective standard and are generally applicable to all enterprises subject to certain exceptions। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना हमें। बाकी हम नीड की बात करते हैं, ज़रूरत क्यों है कन्वेंशन टूवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड के अंदर। फर्स्ट करते हैं रेजिंग फंड फॉर इंटरनेशनल मार्केट। First is raising fund for international market. Second is comparability of financial statement. Third is uniformity, comparability, transparency, etc. Fourth is global investment। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB की बात करते हैं। IASB की बात करते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में। द लंदन बेस्ड ग्रुप नेमली है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी है IAS क्या है रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को IAS कहते हैं। वो एस्टेब्लिश हुई थी जून 1973 में। इट इज प्रेजेंटली नोन एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसे IASB भी कहते हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कहते हैं। दी IAS ये हमारा कंप्राइजेस द प्रोफेशनल अकाउंटेंसी बॉडीज है ओवर 75 कंट्रीज में, इंक्लूडिंग द ICAI में भी है। दी IASC में है वो इस्टेब्लिश करता है इन द पब्लिक इंटरेस्ट द फॉर्मुलेट एंड पब्लिश करता है IAS to be followed the preparation and presentation of financial statement। IAS were issued to promote acceptance and observance of IAS worldwide. The members of IASC undertook a responsibility to support the standard development developed by IASC and the proclamate those standards in their respective countries। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ग्लोबलाइजेशन स्टैंडर्ड करते हैं। IFRS के अंदर फर्स्ट आता है हमारा IFRS इशूड बाय IASB को करता है हमारा इशूड। सेकंड इज इंटरप्रिटेशन ऑफ IAS या फिर IFRS इशूड करता है बाय IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी को। थर्ड इज हमारा इंटरप्रिटेशन ऑन IAS इशूड बाय SIC। फोर्थ हमारा IAS इशूड बाय IASC and adopted by
IASB फर्स्ट इज, जैसे कि इसमें मैंने पहले बता दिया था, फर्स्ट है हमारा IFRS इशूड बाय IASB, सेकंड IAS इंटरनेशनल अथॉरिटीज, हमारा IAS है हमारी इशूड करता है बाय IASC, थर्ड इज इंटरप्रिटेशन इशूड बाय द स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी, जिसे कहते हैं हम SIC कहते हैं, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी, and fourth is interpretation issued by the IFRS interpretation committee of the IASB called IFRIC की फॉर्म है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी, और ये हमारा कंसिडर्ड होता है IFRS एस हमारा कंसिडर्ड होता है प्रिंसिपल बेस्ड सेट ऑफ स्टैंडर्ड है हमारा। और बिकमिंग IFRS कंप्लेंट की बात करें तो फर्स्ट इज हमारा टेक्निक वन है अडोप्शन, सेकंड टेक्निक सेकंड है कन्वर्जन। फर्स्ट टेक्निक वन में अडोप्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। अडोप्शन वुड मीन्स द कंट्री सेट अ स्पेसिफिक टाइम टेबल एंड स्पेसिफिक entities would be required to use IFRS को इशूड बाय करते हैं, इसे इशू करता है IASB। और सेकंड टेक्निक है हमारा कन्वर्जन प्रोसेस, उसके अंदर आता है हमारा कन्वर्जन मीन्स दैट द कंट्री विल डेवलप हाई क्वालिटी compatible accounting standard and there would be alignment of accounting on the standard of different standard setter with a certain rate of compromise by adopting the requirement of the standard AS। और हम इसकी फर्स्ट की बात करते हैं कन्वर्जन विद IFRS की बात करते हैं। पहला होता है हमारा इम्प्रूव्स करते हैं इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस को और ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेबिलिटी को। सेकंड है हमारा इम्प्रूव करते हैं इंटर यूनिट एंड इंटर फर्म्स इंटर इंडस्ट्री कंपैरिजन का। थर्ड है हमारा ग्रुप कंसोलिडेशन विल बी इजी विद सम स्टैंडर्ड बाय ऑल कंपनीज इन द ग्रुप रिस्पेक्टिव बाय ऑफ अदर ग्लोबल लोकेशन। हम फोर्थ की बात करते हैं तो acceptability of financial statement by stock exchange across the globe which will facilitate listing of Indian companies to international stock exchange। बाकी हम इसे शॉर्ट में बात करते हैं वर बिकमिंग ऑफ कंप्लेंट की बारे में बात करेंगे IFRS के बारे में। फर्स्ट हमारा क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी, सेकंड हमारा लिस्टिंग ऑफ कंपनी एट ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज, थर्ड है हमारा कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फोर्थ हमारा ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, फिफ्थ हमारा लो रिस्क ऑफ एरर, फिफ्थ हमारा लास्ट जो हमारा हेल्प इन्वेस्टर इन डिसीजन मेकिंग। दोबारा से रिवाइज करते हैं एक बार, हम फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी, सेकंड हमारा लिस्टिंग ऑफ कंपनीज एट ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज, थर्ड हमारा कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फोर्थ हमारा ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, फिफ्थ हमारा लो रिस्क ऑफ एरर, सिक्स्थ हमारा हेल्प्स इन्वेस्टर इन डिसीजन मेकिंग। व्हाट आर कैरी आउट्स इन इंडिया ASE, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।